निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु के लिए करते हैं, इंसान के जो छोटा बच्चा होता है माँ के गोद में रो रहा होता है उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग सीखेंगे बेटा इट का प्रयोग। चूंकि इट एक प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है ये तो पता है, लेकिन इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये नहीं पता है। ओके तो हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक देखेंगे बेटा कि ईट एक पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। ओके अगर मेरे भाषा में जानना चाहोगे बेटा तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि ईट का प्रयोग दो जगह करते हैं। कितने जगह करते हैं? दो जगह करते हैं। पहला डाइम्स, डाइम्स के लिए करते हैं, और सेकेंड टाइम्स के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? इट का प्रयोग कहाँ करेंगे? डाइम्स के साथ और दूसरा टाइम्स के साथ, है ना। छोटे छोटे जीव जंतु के साथ, निर्जीव के साथ। चूंकि ईट का हिंदी यह और वह दोनों होता है। छोटा बच्चा समझते हैं, जो माँ के गोद में होता है, अपने से ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना समझ पाता है, के मम्मी के गोद में करते रहता है, तो उसके लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। ये डिटेल में हम देखेंगे। पहले जो मेन चीज है वो हम लोग जान ले कि ईट का प्रयोग करते हैं डाइम्स और टाइम्स के लिए। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो याद रखना है बेटा, पहला लेटर इसका क्या है? डी। तो डी फॉर डे एंड डी फॉर डेट, डी फॉर डे एंड डी फॉर डेट। कैसे? तो याद रखो, यहां पर समझ लो। पहला डी ले लो बेटा, ये कहां से डी आया? ये वाला डी है। और डी का प्रयोग, हाँ, डी फॉर, वेरी गुड, डी फॉर डे एंड डी फॉर डेट। तो डे माने दिन, दिन के साथ जो ईट का प्रयोग होता है, और डेट तारीख के साथ ईट का प्रयोग होता है। ठीक है, सेंटेंस देखिएगा तो समझ में आने लगेगा। जैसे हम कहेंगे बेटा कि इट वाज मंडे। इसका मतलब क्या हुआ? इट वाज मंडे मतलब सोमवार के दिन था। अगर यही कहना होगा कि मंगलवार के दिन था तो इट वाज ट्यूसडे। और शुक्रवार के दिन था, इट वाज फ्राइडे। शनिवार के दिन था, इट वाज सैटरडे। और रविवार के दिन था, इट वाज संडे। मतलब 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन यहाँ लिख सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ ईट का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है ना। यही प्रेजेंट टेंस में कहना होगा। हाँ कि आज जो है रविवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, तो कहेंगे इट इज मंडे टुडे। टुडे नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा, इट इज मंडे। इसी का मतलब होता है कि आज मंडे है। इट इज संडे, इसी का मतलब हुआ कि आज एतवार है, मतलब रविवार है। कोई दिक्कत? तो दिन का मसला खत्म। कोई दिक्कत? और इसी डी से होता है डेट। क्या होता है? डेट। ठीक है, तो डेट बताने के लिए भी हम क्या करते हैं बेटा? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वाज 15 अगस्त। देखो तो है, इट वाज 15 अगस्त। तो देखो 15 क्या है? डेट है कि नहीं है? इसीलिए मैंने बनाया कि डी फॉर डे और डी फॉर डेट। तो डे बताने के लिए है और डेट बताने, दोनों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो देखो तो यहाँ इट का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जब यहाँ पर कह रहा है बेटा कि इट वाज 15 अगस्त, तो ये भी हो सकता है ना कि इट वाज 10 फरवरी, इट वाज 5 जनवरी, इट वाज 5 मई, हो सकता है ना। इट वाज 14 फरवरी,
14 फरवरी मतलब 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे, है ना। वैलेंटाइन डे जो है बड़ा लवर लोग का दिन होता है, काफ़ी लवर लोग बड़ी खुश रहता है, एक दूसरे से इजहार करता है अपने मोहब्बत का, इश्क का, प्यार का। और कुछ दिन के बाद इस प्यार मोहब्बत का भूत जो है उतर जाता है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि लव इज अ कलरफुल डिसिट, मतलब प्यार एक रंगीन धोखा है। बड़ी रंगीन लगता है जब होता है तो, लेकिन बाद में जब धोखा मिलता है ना तो मन करता है कि जहर खा लें, मर जाएं। बहुत सारे लड़के तो जाकर जो है रेलवे पर जो ट्रैक पर जाकर कट भी जाते हैं। ऐसे केसेस मिलता है कि नहीं? 100% मिलता है। आप लोग को भी इलाके में मिलता होगा, ऐसा नहीं कि मैं नया बात बता रहा हूँ। ओके, बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए, तो ईट का प्रयोग हुआ ना डेट बतलाने के लिए। तो डे बताना हो ईट का प्रयोग, डेट बताना हो ईट का प्रयोग, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा किस चीज के लिए? वेरी गुड, यानी कि वाई फॉर ईयर, वाई फॉर ईयर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, जैसे हम कहें बेटा कि इट वाज, हाँ वेरी गुड, इट वाज 1947, मतलब हाँ 1947 का वर्ष था। भारत आज़ाद हुआ था, चारों तरफ जश्न मन रहा था, जय श्री राम जय श्री राम, है ना। सिर्फ जय श्री राम थोड़ी मन रहा था, आदाब भी हो रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सेकुलर कंट्री है ना। हिंदुस्तान किसी एक आदमी का थोड़ी है, आ रहा समझना। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि हम दुश्मन के जान को भी जान कहते हैं, हम दुश्मन के जान को भी जान कहते हैं। जिस मिट्टी में मिली हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खुशबू, उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो समझ में आ रही है कि 1947 में चारों तरफ जश्न मन रहा था, और एक दिन पहले पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। 14 अगस्त 1947 को वहाँ आज़ादी मनाया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को हमारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ओके, चलो बेटा, तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि यानी कि साल के पहले हम ईट का प्रयोग करते हैं। अब जो 1947 कह रहा है तो 1950 भी हो सकता है कि इट वाज 1950, 2007 का साल था, 2020 का साल था, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं कि इट वाज 2020। हाँ, 1962 का वर्ष था तो इट वाज 1962। 1857 का साल था तो इट वाज 1857। अरे सिपाही विद्रोह की मैं बात कर रहा हूं, देश को आजाद कराने के लिए सिपाही विद्रोह हुआ था। हाँ बेटा, इसी तरह थोड़ी आज़ादी मिली है। आज़ादी के लिए हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे देश के वीरों ने अपने जान की बलि, भगत सिंह का नाम सुने होंगे ना, खुदीराम बोस का नाम सुने होंगे। 17 साल के महज उम्र में जो उनकी फांसी हो जाती है। ठीक है, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग नारे लगाए गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। गांधी जी बोले डू और डाई, सुभाष चंद्र बोस बोले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझ मारिए, तो सब लोग अपने अपने स्तर से जो है नारा लगाए और देश के लिए वर्क किए, काम किए। एक वीर का नाम है, मैं नाम लेना चाहूँगा बेटा, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह तो ऐसे वीर थे कि जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था इंग्लैंड में, जो जालियांवाला हत्याकांड है ना, वही करवाया था जनरल डायर, तो उसको सम्मानित किया जा रहा था इंग्लैंड में। उस असेंबली में जहाँ सम्मानित किया जा रहा था वहाँ जाकर बम मार दिए, स्पॉट डेथ हो गया उसका। ऐसे ऐसे वीर हमारे देश में थे, तब तो देश आज़ाद हुआ, ऐसे थोड़ी हुआ आज़ाद। अभी भी जाओगे लाल किला दिल्ली में तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब की, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की।
समझ में आ रही है बेटा? आज़ादी यूं ही नहीं मिली हुई है। ये बाल संवार कर और लिपस्टिक लगाने से या पाउडर लगाने से आज़ादी नहीं मिली हुई है। अब बड़ा बड़ा बाल रख कर हीरोबाजी करने से आज़ादी नहीं मिली हुई है। आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। हमारी भारत की जो है माताएं जो है अपने हस्बैंड, अपने शौहर की बलि दी हैं, अपने पति की बलि दी है, अपने बेटों की बलि दी है, तब जाकर हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। समझ में आ रही है? चलो बहरहाल हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो साल के पहले ईट का प्रयोग हो रहा है। चलो उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? एम फॉर मंथ, एम फॉर मंथ। ठीक है बेटा? तो मंथ के साथ जो है हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ये वाई था बेटा, क्या था? वाई था। उसके बाद कहा गया हाँ एम फॉर मंथ। वेरी गुड। जैसे बोलो हाँ, इट वाज जनवरी या इट वाज मई। ठीक है बेटा? इट वाज मई मतलब मई का महीना था, कड़ाके की धूप थी, है ना? छत्ता लगा कर लोग चल रहा था कि धूप न लग जाए। अमिताभ बच्चन की मूवी भी आई थी कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, कहीं पैरों में छाला न पड़ जाए। अमिताभ बच्चन के मूवी के गाना है। वो किसी हीरोइन को मनाने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए गाना गाते हैं अमिताभ बच्चन कि यूँ धूप में ना निकलान करो रूप की रानी, कहीं पैरों में छाला ना पड़ जाए। अरे बेवकूफ़, माँ बाप को जाकर देखो कि माँ बाप के पैरों में छाला पड़ा है कि नहीं। क्या एक लड़की के पीछे पड़े हो? समझ में आ रही है? चलो ये लड़कों को बहकाने वाली बात हो जाती है। अब देखो बेटा, तो यहाँ जो मई कह रहा है एक महीना का नाम है, और महीना का नाम एक थोड़ी है, 12 महीने का नाम है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो कोई भी महीना रख सकते हैं ना कि इट वाज जून का महीना था, इट वाज अगस्त का महीना था, इट वाज अक्टूबर का महीना था। समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो तो बेटा इट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है बेटा। ओके। उसके बाद क्या आता है बेटा? एस मतलब सीजन, है ना बेटा? एस फॉर क्या होता है? सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, एस फॉर सीजन, यानी कि सीजन के लिए इट का प्रयोग होता है, सीजन बतलाने के लिए इट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहेंगे इट वाज, हाँ इट वाज विंटर सीजन। ठीक है बेटा? अब करेंगे क्या? मतलब इट वाज विंटर सीजन मतलब मौसम, हाँ विंटर मतलब क्या कहते हैं? ऋतु कहेंगे, ऋतु। इसको ऋतु हिंदी में ऋतु कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, इसको ऋतु बोलते हैं। मतलब क्या उसको कहते हैं भाई? थोड़ा सा हिंदी मेरा बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है ना, इसलिए माफ़ करेंगे आप लोग। इसको कहते हैं ग्रीष्म, ना ग्रीष्म तो गर्मी को बोलते हैं, ठीक है ना। विंटर सीजन आप लोग समझिए कि ठंडे का ऋतु था, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पर करेंगे क्या बेटा कि हम यहाँ पर विंटर को हटाते जाएंगे। क्या करेंगे? विंटर को हटाते जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे इट वाज समर सीजन, हाँ इट वाज रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु था। इट वाज ऑटमन मतलब पतझड़ का महीना था, पतझड़ का ऋतु था। पतझड़ मतलब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और नया पत्ता निकलता है तो चारों तरफ हरा भरा दिखता है, लगता है कि धरती पर स्वर्ग आ गया है। और चारों तरफ देखते हैं ना, जब फूल फुलाता है सरसों का फूल, तो लगता है कि क्या गजब, यहाँ तो स्वर्ग आ गया है। समझ आ रही है? चलो तो यहाँ पर क्या करें, इसको चेंज करते जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड। यानी कि ऋतु बतलाने के लिए क्या हो गया बेटा? इट का प्रयोग, यानी कि सीजन के लिए इट का प्रयोग हो गया। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर बेटा? सेकेंड पॉइंट पर। कहाँ पर? सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या था? वेरी गुड, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या क्या है? टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? समय। जैसे सुबह का समय था
दोपहर का समय था, शाम का समय था, रात का समय था, आधी रात का वक्त था। मैं एयरपोर्ट पर उतरा था, बाहर निकला, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। ऐसे देखिएगा लोग बोलता है, स्टोरी अपना बताता है। समझ में आ रही है? आप लोग भी मेरे ख्याल से सब चीज समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज। ओके चलो बेटा, तो टाइम इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसके अलावा भी तो टाइम है, जैसे 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 6 बज रहा है, 6:30 बज रहा है, 6:15 बज रहा है। समझ में आ रही है? 7:45 हो रहा है, 7:45 हो रहा है, वहां भी ईट का प्रयोग करते हैं ना? जैसे कैसे करते हैं बता दो, बताओ जल्दी। हाँ यहां देख लो बेटा, क्या कहेंगे? हाँ इट वाज 10 o'clock नहीं कहेंगे। हाँ इट वाज 10 o'clock, मतलब 10 बज रहा था। अब 10 बज रहा है तो वाज के जगह पर ईज कर देंगे। हाँ 10 बज रहा है तो ईज कर देंगे, अब बज रहा था तो वाज कर देंगे। टेंस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर उलझना नहीं है। हम लोग को ये जानना है कि ईट का प्रयोग टाइम बतलाने के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो तो हो रहा है ना, इट वाज 10 o'clock। जैसे कहा जाए कि इट वाज, हाँ 7, हाँ o'clock, मतलब 7 बज रहा था और 7 बज रहा है तो यहाँ पर ईज कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो ये पहला पार्ट था टाइम बतलाने का, ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में जान लीजिए, जैसे सुबह का समय था, अभी हम बता रहे थे हिंदी में ओरल में, तो क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे, बोलिए। हाँ वेरी गुड, इट वाज मॉर्निंग, मतलब सुबह का समय था। तो अब क्या करेंगे बेटा कि मॉर्निंग के जगह पर मिड डे कर देंगे। मिड डे समझते हो? हाँ कर देंगे बेटा मिड डे। मिड डे मतलब होता है दोपहर, दिन में जो दोपहर होता है 12 बजता है उसको मिड डे कहते हैं। तो इट वाज मिड डे मतलब दोपहर का समय था, यही कहते इट वाज, हाँ शाम का समय था और रात का समय था, तो इट वाज, वेरी गुड, इट वाज नाइट, रात का समय था, रात का वक्त था। यही कह दें बेटा कि इट वाज मिड, हाँ इट वाज मिड नाइट, आधी रात का वक्त था। समझ में आ रही है? और सलमान खान ऐश्वर्या के जाके दरवाजा खटखटा रहा था, ठोक रहा था, आधी रात का वक्त था। समझ में आ रही है? ऐश्वर्या गुस्साई, आप ब्रेकअप कर ली और जाकर अभिषेक से शादी कर ली कि बाप रे तो आधी रात में चल रहा है घर पर और थप्पड़ मार रहा है। समझ में आ रही है? इट वॉज द स्टोरी ऑफ सलमान खान एंड ऐश्वर्या। ठीक है, बहरहाल हम लोग को तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा कि ईट का प्रयोग होता कहाँ पर है। हमें सलमान से क्या लेना है और ऐश्वर्या से क्या लेना है? दे गो टू हेल, चूल्हे भाड़ में जाए। ओके, अब कहते हैं कि इट वाज मॉर्निंग मतलब सुबह का समय था, इट वाज मिड डे दोपहर का समय था, इट वाज इवनिंग शाम का समय था, इट वाज नाइट रात का समय था, इट वाज मिड नाइट आधी रात का समय था। स्टेशन पर मैं उतरा था, जैसे बाहर निकला कुछ छिनतई करने वाले भैया पीछे लग गए, मेरा बैग छीन लिया सब। स्टोरी बन रहा है ना। अब इसी सारे स्टोरी को आपको इंग्लिश में कहना होगा तो क्या कहेंगे? तो इट का प्रयोग करना पड़ेगा ना कि इट वाज मिडनाइट। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। कैसे स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे ये आगे क्लास करते जाएंगे, सब मिलते चला जाएगा आप लोगों को और आप लोग को भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग भी जुड़े रहिए ना। और मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए इधर उधर ताकि सब लोग सीखे, सब लोग जो है इंग्लिश बोले। क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इस नारा में थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए, कोऑपरेट कर दीजिए। ओके चलो बेटा, तो ये क्लियर हो गया? यस सर। यानी कि ईट के प्रयोग में हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया बेटा? जल्दी बोलिए।
हाँ, वेरी गुड। यानी कि ईंट का प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि डाइम्स के पहले जो है ईंट का प्रयोग होता है और टाइम्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इसके अलावा, क्योंकि ये तो मेन चीज है, ये तो बैकबोन है, इसके अलावा भी बहुत जगह ईंट का प्रयोग होता है जो मैंने ओरल में बताया स्टार्टिंग में। क्योंकि ईंट का हिंदी होता है यह और वह, दोनों होता है। पर्सनल प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु के लिए करते हैं। इंसान के जो छोटा बच्चा होता है, माँ के गोद में रो रहा होता है, उसके लिए भी ईंट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है? द बेबी इज इन द लेप ऑफ मदर, इट इज क्राइंग। तो इट इज क्राइंग किसके लिए ईंट का प्रयोग हुआ? बेबी के लिए। समझ में आ रही है? द बेबी इज इन द लेप ऑफ मदर, लेप माने गोद, माँ के गोद में एक बच्चा, इट इज क्राइंग, यह रो रहा है। तो ईंट का प्रयोग किसके लिए हुआ? इंसान के बच्चा। हम लोग भी कभी इतने बड़े होंगे, है ना? समझ में आ रही है ना? चलो, तो यहाँ कोई दिक्कत? अब मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा समंदर का सैर कराने के लिए। समंदर, समंदर समझते हैं? क्योंकि ये तो कुआं है। हाँ, जैसे कुएं में मेढक रहकर सोचता है कि दुनिया इतना ही में है, लेकिन दुनिया काफी लंबी है। तो ये काफी नहीं है बेटा, यहाँ तो हम कंसेप्ट क्लियर करा रहे थे। आगे बढ़ो, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूँ, छोटा सा नॉलेज नहीं देता हूँ, स्मैचरिंग नॉलेज नहीं देता हूँ, छिछला ज्ञान नहीं देता हूँ, बल्कि समंदर का सैर कराता हूँ और ग्रामर के साथ खेलना सिखाता हूँ, स्पोकन के साथ खेलना सिखाता हूँ। राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है बेटा? आप सबको पता है ना बेटा? क्या आई हैव रिटन a lots of books on English spoken, English grammar and English translation. And new spoken kit has been published. धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है बेटा। इसमें 5 किताबें हैं, जो तीसरी किताब है ना, उसी समय ये पढ़ा रहा हूं। वहां भी जाइएगा तो ये सेम चीज मिलेगा, डाइम्स और टाइम्स, वहां भी मिलेगा बेटा। समझ में आ रही है? और ये फैमिली कोर्स है बेटा। क्या है बेटा? फैमिली, हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब आपके परिवार में जितने तरह के लोग हैं इंग्लिश सीखने के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है ना, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, सबके लिए इसमें बुक अवेलेबल है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो उसको ओपन करके देखे बेटा। पहले ईंट का प्रयोग तो देख लें, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, इधर ही रहते हैं बेटा। ठीक है? चलो, तो इंट्रोडक्टरी ईंट, मतलब ये ईंट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी माने इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन माने परिचय, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ रही है? चलो, ध्यान देना बेटा। यहां का कारण है कि आप जानते हैं कि इट एक प्रोनाउन है। मैंने बताया था ना कि इट एक प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है ना बेटा? कह रहे कि जिसका प्रयोग, ठीक है ना, यह और वह के सेंस में होता है, माने हिंदी में यह और वह लगा रहेगा, वहां पर ईट का प्रयोग होता है। यानी कि ईट का हिंदी हुआ यह और वह। कह रहा है कि निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु के लिए यह और वह का प्रयोग हुआ हो हिंदी में, कि यह कुर्सी है, यह कलम है, वहां पर ईट का प्रयोग हम करेंगे। वह कुर्सी है, वह कलम है, वह पंखा है, वह एसी है, वहां पर हम ईट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक है कि छोटे छोटे जीव जंतु। अब छोटे छोटे जीव जंतु क्या? कीड़ा मकोड़ा, जैसे चींटी, तो कहेंगे इट इज एंट। समझ में आ रही है? हाँ, इट इज लिजार्ड। लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं बनाते हैं कि इट इज लिजार्ड, इट इज एंट, नहीं, उसमें आर्टिकल लगाना पड़ता है। हाँ, इट इज एन एंट, इट इज अ लिजार्ड, हाँ, इट्स अ स्नेक। समझ में आ रही है? yes, चलो, उसके बाद कर रहा है कि छोटी चीजों, माने कोई छोटी वस्तु हो, चीज हो, उसके लिए इट का प्रयोग है। जैसे इट्स अ पेन, इट्स अ बुक, इट्स अ नीब,
इट्स अ नीडल, नीडल समझते ना, सुई, सुई जैसे कपड़ा फट जाता है तो सिलाई करते हैं, समझ में रही है ना? ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि जानवरों के लिए भी ईंट का प्रयोग करते हैं, छोटा छोटा जानवर हो। उसके बाद करें कि वह मनुष्य के छोटे बच्चों के वास्ते किया जाता है, मतलब ईंट का प्रयोग। तो मनुष्य के छोटे बच्चे, उसी को तो मैं बोल रहा था कि माँ के गोद में एक बच्चा है, बच्चा रो रहा है, समझ में रही है? बताए थे ना, द मदर हैज अ बेबी या देयर इज अ बेबी इन द लेप ऑफ मदर, इट इज क्राइंग, यह रो रहा है। हो सकता है कि भूखा हो, क्योंकि एक जो है लाइन है बेटा कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ जो है दूध नहीं पिलाती है। ऐसा क्यों कहा गया है मालूम है? जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए आपको डिमांड करना पड़ेगा। सरकार से डिमांड कीजिए, अपने घर के मालिक से डिमांड कीजिए, माने सामने वाले से डिमांड कीजिएगा तब पूरा होगा। अब ये ना है कि मुंह लटका के जो है बैठे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया आपके मुताबिक नहीं चलती है। सफल होना है, कुछ पाना है तो डिमांड करना होगा और अपने अनुसार रास्ता बनाना पड़ेगा, समझ पा रही है ना? किसी के अनुसार दुनिया नहीं चलती है बेटा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा स्क्रीन पर, उसी चीज को रिमेंबर में बता रहा है कि ईंट का इस्तेमाल डाइम्स एवं टाइम्स इत्यादि बतलाने के लिए किया जाता है। तो डाइम्स और टाइम्स क्या है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चीज को यहाँ पर कह रहा है। तो पीडीएफ खोल लेना है बुक वाला, ऐप पर आकर, हम ऐप का नाम बता देते हैं बाद में, है ना? चल, उसके बाद क्या है बेटा, जैसे यही कह रहे हैं कि इट वॉज मंडे, इट वॉज द डे ऑफ मंडे, दो तरह से बोल सकते हैं, इट वॉज मंडे या इट वॉज द डे ऑफ मंडे। तो थोड़ा सा नया चीज़ यहाँ पर यही मिला, क्या इट वॉज मंडे कहिए, इट वॉज द डे ऑफ मंडे कहिए, दोनों जो है सही, ठीक है ना? इट वॉज 15 अगस्त हो गया तारीख, इट वॉज 1947 हो गया ना, इट वॉज 15 अगस्त 1947 साल हो गया, इट वॉज जनवरी महीना हो गया, और इट वॉज रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु था, समझ में रही है? और टाइम्स में आ गया क्या, टाइम्स का मतलब जो अभी बोर्ड पर मैं बता रहा था, देख रहे ना? टाइम्स मतलब क्या, टाइम्स मतलब क्या समझ लिया बेटा? टाइम्स मतलब समय, जैसे 5 बजा है, 5:30 बजा है, सुबह का समय था, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि नहीं? स्क्रीन पर पढ़ चुके हैं, इसमें किसी तरह कुछ लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है? ये सब टाइम है बेटा, 5:30 बजे है, 5:30 हुए हैं, ये सब टाइम है, ये सब टाइम है बेटा, है ना? 5:08 हुए, ये सब में ईंट लगता है, टाइम बतलाने के लिए लगता है, एक लाइन में जान लीजिए, ठीक है बेटा? ये सब पढ़िएगा, बहुत सारा नॉलेज है इसमें, ठीक है ना? यहाँ पर जो है विशेष जानना क्या है बेटा, वो जानना, ठीक है? अगले रूल जब पढ़िएगा ना बेटा तो हाँ तब समझ में आएगा, ठीक है बेटा? चलो बेटा, यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर जो है कह रहा है अब माने अब शुरू होता है इसका रेस्ट नियम, बाकी के नियम। जैसे कह रहा है ना कि ईंट का कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग देखें, जो मैं आप लोग को बता रहा था। जैसे निर्जीव पदार्थों का बोध कराने हेतु ईंट का प्रयोग होता है, जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है ना? इट्स ब्लू इन कलर, तो ईंट का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? ईंट का प्रयोग किसके हुआ? पेन के लिए। सी हैज अ बुक, इट्स वेरी ओल्ड, तो ईंट किसके लिए आया? बुक के लिए आया। करे कि नरेश हैज अ बाइक, नरेश के पास एक बाइक है। करे कि इट्स ब्लैक इन कलर, तो ईंट का प्रयोग किसके हुआ? बाइक के लिए। तो वस्तु हो गया, हुआ कि नहीं? वस्तु निर्जीव वस्तु है कि नहीं? यहाँ देखो छोटे छोटे जीव जंतुओं, ठीक है ना, का बोध कराने के लिए ईंट का प्रयोग होता है। जैसे इट्स एन एंट, हम लोग चर्चा कर रहे थे। इट्स अ लिजार्ड, इसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इट्स अ चैमलेन, ठीक है ना। अब उसका क्या है कि छोटे छोटे जानवरों का बोध कराने के लिए होता है, तो ये पढ़ते जाना है। इट वाज, ठीक है ना, देयर वाज अ कैट इन द रूम, करे कि इट वाज मीविंग, मतलब नहीं, समझो, देयर वाज अ कैट इन द रूम मतलब कमरे में एक बिल्ली थी। करे कि इट वाज मीविंग, मीविंग माने
म्याऊ 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 करना। समझ पा रही है? बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। अब ये मत समझना कि मैं आई, मैंने ये नहीं कहती कि मैं आऊँ मैं आऊँ, ऐसा नहीं, ठीक है? ये नहीं समझना। कह रहे कि छोटे छोटे बच्चों का बोध कराने के लिए इट का प्रयोग होता है। आगे कि नहीं? जैसे द मदर हैज अ बेबी, माँ के पास एक बच्चा है, करे कि इन हर आर्म्स, माने उसके बाहों में, करे कि इट इज क्राइंग। तो देखो तो बेटा इट का प्रयोग हुआ है किसके लिए? हाँ, इट का प्रयोग हुआ बेबी के लिए। समझ में रही है? करे कि प्राकृतिक घटनाओं का बोध कराने के लिए ईट का प्रयोग होता है। प्राकृतिक घटना क्या है? सेंटेंस की तरफ देखो ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे करे कि इट फ्लैशेस, इट थंडर्स, इट रेन्स, इट स्नोज। जैसे बर्फ पड़ता है, बारिश होती है, ठीक है ना? उसके बाद एक करे कि इट फ्लैशेस। आप देखिए कभी जब मौसम खराब होता है, बारिश होने की होती है, तो एक फ्लैश मारता है, फ्लैश नहीं फ्लैश मारता है, एकदम खूब लाइट आएगा एक ही बार, तो उसी को कहते हैं फ्लैश। और ठंडर माने होता है ठनकना, एक लगता है ना कि कहीं कुछ गिर गया, उसको कहते हैं ठंडर। देहात में जो ठनका लोग कहता है। समझ में रही है? तो ये सब क्या हो गया? ये प्राकृतिक जो है घटना है। क्या बेटा? प्राकृतिक घटना, नेचुरल जो है घटना है ये। समझ में रही है? कुदरती, क्या बेटा? कुदरती। वो किसी के वजह से ठनका नहीं ठनकता है, किसी की वजह से बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ईट का प्रयोग होता है। देख रहे हैं, इट फ्लैशेस, इट थंडर्स, इट रेन्स, इट स्नोज। हाँ, स्नो माने बर्फ गिरना। आप कश्मीर में चले जाओगे, बर्फ गिर जाता है, घर ढक जाएगा, घर का जो दरवाजा है वो भी ढक जाएगा। जाकर तो देखो आप लोग एक बार, ठीक है? चलो, कह रहे कि ईट का प्रयोग दूरी पूछने तथा दूरी बतलाने के लिए होता है। दूरी समझ रहे हैं बेटा? दूरी मतलब डिस्टेंस। अब आप लोग को लग रहा है ना कि समंदर का शेर हो रहा है। देख रहे हैं कितना चीज यहाँ मिल रहा है। जैसे कह रहे कि हाउ फार इज इट टू शिवराजपुर, मतलब यहाँ से शिवराजपुर कितना दूर है। तो देखो यहाँ ईट का प्रयोग हुआ है। जवाब भी देंगे तो ईट का प्रयोग होगा। जैसे कह रहे कि इट्स हाँ जस्ट 20 किलोमीटर्स, तो यहाँ ईट का प्रयोग हुआ कि नहीं? यहाँ भी ईट का प्रयोग हुआ कि नहीं? तो दूरी बतलाने के लिए हो रहा। सेकेंड सेंटेंस होगा हाउ फार इज इट टू योर विलेज, मतलब यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है। ठीक है? तो देखो तो ईट का प्रयोग हुआ है कि नहीं? आंसर देंगे तब वो ईट का होगा। इट, ठीक है ना? इट्स जस्ट 1 किलोमीटर, मतलब बस 1 किलोमीटर है ये है। आप दियारा में चले जाओगे तो दियारा का लोग क्या कहता है? बस एक धपड़िया है, एक धपड़िया मैंने आप चलते जाइए, पता नहीं चला कितना दूर चले गए। ठीक है? चलो बेटा, तो यहाँ पर ईट का प्रयोग हो रहा है। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो बेटा, भाव माने होता है रेट। जैसे कुछ आप शॉपिंग करने गए हो, शर्ट खरीदने, पैंट खरीदने, नहीं कि कपड़ा खरीदने, कोई फूड खरीदने मैंने खाने का सामग्री खरीदने गए हैं, समझ पा रही है ना? स्टडी मटेरियल कुछ खरीदने गए हैं, तो वहाँ पर हम लोग रेट पूछते हैं, वस्तु का क्या पूछते हैं? रेट। तो कह रहा है कि रेट बतलाने के लिए ईट का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है कि हाउ मच इज योर पेन, मतलब आपकी कलम कितने की है। मान लीजिए कि आप ड्रेस पहनी है, आपकी ड्रेस मुझे अच्छी लगी, तो हम पूछेंगे ना कि ड्रेस कितने का है? बहुत सुंदर है, हाँ बहुत स्मार्ट है, हमको भी खरीदना है, कहाँ से खरीदी हो? समझ रही है ना? तो यही कह रहा है क्या कि हाउ मच इज योर पेन, आपका कलम कितने रुपए की है? तो कह रहा है कि इट कॉस्ट 10 रुपीज। तो देखो तो यहाँ ईट का प्रयोग हुआ रेट बतलाने के लिए। कह रहा है कि हाउ मच इज घी दीज डेज, मतलब आजकल घी जो है क्या रेट का है? मैं कहता है ए अच्छा आजकल घी कैसे बिक रहा है? हाँ तो सर जो है 1000 रुपये किलो बिक रहा है। तो 1000 रुपये किलो देख लो यहाँ पर कह रहा होगा हट इट कॉस्ट 400 बाई पर केजी, मतलब 400 रुपये किलो है क्या चीज? घी। तो रेट बतलाने के लिए ईट का प्रयोग हो रहा है ना? तो ये सब याद रखना है बेटा, ये सब पॉइंट है। अब यहाँ ध्यान देते बेटा, करे कि ईट का प्रयोग जोरदार समझते हैं, इम्फैटिक, ठीक है ना, वाक्य बनाने के लिए करते हैं। जोरदार मतलब क्या? जोर देगा। जैसे आप आकर पूछिएगा हमसे, हमको नहीं पहचानती है तो, और हम ही से पूछिएगा कि संजीव सर कहाँ मिलेंगे, तो हम कह रहे हैं मैं ही तो संजीव सर हूं। क्या बात है बताओ? तो मैं ही तो संजीव सर हूं, तुम ही तो प्रियंका हो,
तुम ही तो साहिल हो, तुम ही तो मेरी कलम चुराई हो, तो इस पर जोर दे रहे हैं। समझ में आ रही है? इसको इम्फेटिक कहते हैं। ये ग्रामर का एक चैप्टर भी है, इम्फेटिक सेंटेंस पढ़ना है ये। तो देखो कह रहा है कि मैं ही तो हूं, तो क्या करें, इट्स आई या इट्स मी, दोनों सही है। जब इस वाक्य को आगे बढ़ाएंगे तो मी गलत हो जाएगा, आई से चलेगा। जैसे मैं ही तो संजीव हूं, तो कहेंगे इट्स आई हु एम संजीव। समझ आ रही है? तो इट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? कहाँ? इम्फेटिक, मतलब जोरदार बनाने के लिए। देखो कह रहा है कि तुम ही तो हो, तो इट्स यू, इट का प्रयोग हुआ। करे कि वही तो है, तो इट का प्रयोग हुआ। करे कि वही तो है, मतलब हाँ महिला के लिए, तो क्या कहेंगे इट्स सी या हर। करे कि वे लोग ही तो हैं, तो इट्स दे या देम। करे कि हम ही लोग तो हैं, कि इट्स वी या अस। अब आगे जब बढ़ेंगे तब क्या करेंगे बेटा, इसमें जो है मी जो ऑब्जेक्ट के रूप फॉर्म में है, जैसे मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू तो नहीं है, यहाँ हिम है, हर है, देम है, और से ई हट जाएगा। आगे बढ़ना होगा तब, यहीं तक वाक्य रुक जाना होगा, तब दोनों सही है। तब जो है आई भी सही और मी भी सही। ठीक है? अब देखो इसमें और भी बहुत सारे रूल बेटा आपको मिलेंगे। पता है क्या? ध्यान रिमेंबर, माने याद रखना है। जैसे देखो तो करे कि इट इज या इट वाज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्रोनाउन आता है। बहुत ही विचित्र चीज है बेटा, कितना चीज हम बताएंगे। जैसे देखो यहां पर, जैसे देख रहे ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब जो है और ज्यादा समझ में आएगा बेटा। अभी हमने क्या बताया कि इट वाज या इट के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है? बी में रूल कहते हैं कि इट इज या इट वाज के बाद जो प्रोनाउन आता है वह कर्ता नॉमिनेटिव केस या कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहता है। किंतु जब ऐसे वाक्यों के बाद हु डैट आता है तो प्रोनाउन का प्रयोग सदा कर्ता के कारक, ठीक है ना, नॉमिनेटिव केस में रहता है। ठीक है ना बेटा, माने सब्जेक्टिव केस में जो मैं बता रहा था, जैसे कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में नहीं। जैसे जो मैं ओरल में बता रहा था सेम चीज मैंने यहां पर अब क्लियर कर दिया। जैसे कह रहा ना कि मैं ही तो संजीव शिवानी हूं, मैं ही तो हूं, तो आप क्या लिख रहे थे? मैं ही तो हूं। हाँ, इट इज आई लिख रहे थे या नाते हो मी लिख रहे थे, दोनों सही था। आई कहिए या मी कहिए, दोनों सही था। लेकिन जब वाक्य आगे बढ़ जाएगा तो गलत हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो क्या कहेंगे बेटा? मैं ही तो संजीव हूं, तो कहेंगे इट इज आई। मी नहीं कहेंगे क्योंकि वाक्य आगे बढ़ना है। तो इट इज आई हु एम संजीव शिवानी। अब सवाल उठता है कि सर यहां पर एम कहां से आया? तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? आई है। आई है तो आई के अनुसार तो एम लगेगा ही। समझ में आ रही है? यहां करें कि मैं ही तो इस पुस्तक को लिखा हूं, तो इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। तो यहां पर हैव कहां आया? तो आई के अनुसार आया, क्योंकि आई के अनुसार क्या लगता है? हाँ, आई के अनुसार हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि हु जो है कुछ नहीं है, ये तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हम लोग चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं। 9 नंबर पर पढ़े थे ना प्रोनाउन में, कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ओके, कोई दिक्कत है बेटा? अब बताओ समंदर का शेर आप लोग कर रहे हो कि नहीं? बहुत सारी चीजें मिल रही है ना। जैसे करेंगे तुम ही तो मेरी कलम चुराई हो, तो बनाते रहिए कि इट्स यू हु हैव स्टोलन माई पेन। तो ये हैव कहाँ आया? यू के अनुसार। शिक्षा ही तो जीवन का गहना है, तो करें कि इट्स एजुकेशन डेट इज द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ। तो याद रखना यहां पर जो है इज किसके लिए, किसका अनुसार आया है? ये डेट के अनुसार नहीं आया है, हाँ एजुकेशन के अनुसार आया है। याद रखना इज किसके अनुसार आया? एजुकेशन के, डेट के अनुसार नहीं। डेट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हमने एकदम क्लियर स्पष्ट समझा दिया है क्या। तो देखो करे कि ऐसे वाक्यों में क्रिया यानी कि वर्ब का प्रयोग हु डैट के अनुसार नहीं, बल्कि हु और डैट के पहले
आए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, जैसा कि ऊपर के वाक्यों में प्रयोग किया गया है। समझ मारिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहां देखो रूल नंबर 9 बोले ना कि आप समंदर का सैर कीजिएगा ईंट के प्रयोग के लिए, ठीक है ना। अब देखो ईंट का प्रयोग, ठीक है ना, क्या करता है, नीचे कुछ छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं जो अंग्रेजी कन्वर्सेशन के वक्त धड़ल्ले जुबान पर आ जाती है। तो स्पोकन सीखते हैं ना आप ग्रामर के साथ साथ, तो इसको जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते समय बोलते हैं ना, हिंदी में समझ लीजिए पहले कि कहा जाता है। देखो तो कहा जाता है तो इट इज सेड। कहा जाता है कि बिहारी मेहनती होते हैं, तो इट इज सेड दैट बिहारीज आर लेबोरियस, ठीक है ना। कहा जाता है कि, तो की आ गया तो डेट लगाएंगे। इट इज सेड डेट, इट इज सेड कहा जाता है, और कहा जाता है कि की आ गया तो डेट लग गया, है ना। चलो कहने की जरूरत नहीं है, नहीं कहता है, देखिए कहने की जरूरत नहीं है, हाँ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा भाई क्या करता है, हाँ तुम्हारी दोस्त क्लास में क्या करती है, मुझे सब पता है। समझ में आ रही है। चलो तो कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की जरूरत नहीं है। करें कि इट्स नीडलेस टू से, मतलब एक ही बात को हम दो तरह से कह सकते हैं जहां इट का प्रयोग हो। देखो इट गोज विदाउट सेइंग या इट्स नीडलेस टू से, यहां भी इट लगा और यहां भी इट लगा। स्पोकन के ये सारे सेंटेंस इसको तो रट्टा ही मार लेना चाहिए, है ना। जैसे देखो तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा, हो सकता है, ठीक है ना, कहता है हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है कि आज दादाजी के नाम सत्य हो जाए, है ना। हो सकता है कि आज मैं पटना चला जाऊं, हो सकता है कि आज मेहमान आ जाएं घर पर, हो सकता है कि आज हम लोग सिनेमा देखने जाएं। समझ में आ रही है। हो सकता है कि आज मैं दादाजी के साथ आइसक्रीम खाने जाऊं, दादाजी की उंगली पकड़ के हम लोग जाते हैं ना, और दादाजी ले जाकर घुमाते हैं चारों तरफ, जो है हम लोग टॉफ़ी दादाजी के साथ खाते हैं, और दादाजी से मेला में कहते हैं कि बैलून खरीद दीजिए, टॉफ़ी खरीद दीजिए, आइसक्रीम खरीद दीजिए। बचपन में कहे होंगे ना, जैसे आज माही मारिया बोलती है ना। चल तो देखिए कह रहा है कि हो सकता है, कहेंगे इट मे बी, ठीक है, हो सकता है, ठीक है ना। इट्स लाइकली या इट्स पॉसिबल। अभी तीनों का कहाँ यूज करते हैं, स्पोकन के जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे, ठीक है ना। इट मे बी, इट्स लाइकली, इट्स पॉसिबल, हमारा संभव है, सब में इट का प्रयोग हुआ है। देखो तो हुआ है, ये सब स्पोकन के सेंटेंस है, बोले जाने वाले सेंटेंसेस है। जैसे देखो कह रहा है आशा है, तो क्या कहेंगे, इट्स होप्ड। हाँ आशा है आज बारिश होगी, आशा है आज संजीव सर यहाँ आएंगे, आशा है तुम अंग्रेजी सीख जाओगी। समझ मारिए। आशा जी, आशा है आज दादी जो है लटक जाएगी, टपक जाएगी। समझ मारिए। ओके चलो बेटा, जैसे कह रहे कि इससे काम नहीं चलेगा, ना कहते हैं, देखिए सिर्फ प्रणाम से काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं हिंदी बोलचाल में, उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इट वोंट डू। तो देखो तो इट का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। कह रहे कि यह खूब चलेगा, इट विल लास्ट लॉन्ग। समझ रही है ना। हाँ जैसे शूज खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, क्या ये शूज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, खूब चलेगा, तो क्या कहेंगे, इट विल लास्ट लॉन्ग। यहाँ देखो सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। तो देखो कह रहे ना कि सबको मालूम है, तो इट्स नोन टू ऑल या इट्स नोन टू एवरीबडी। समझ में आ रही है। चलो करे कि यह मुझे मालूम है, तो इट्स नोन टू मी। देखो तो इट का प्रयोग हुआ, मुझे मालूम है। करे कि ऐसे आशा की जाती है, तो कहेंगे इट्स सो होप्ड। ऐसे आशा की जाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी तो मोदी जी नारा लगाए कि अच्छे दिन आएंगे, है ना।
अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। समझ रही ना? ये किसका नारा है? हाँ, मोदी जी का नारा है, भाजपा का नारा है। ठीक है, ठीक है ना? कि ऐसे आशा की जाती, इट इज सो होप्ड। अब देखो अगला करे कि ऐसे आशा की जाती है कि, इसमें की बढ़ गया तो डेट लगा देंगे, इट्स सो होप्ड डेट, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ डेट लगा, डेट बढ़ेगा। देखिए करे कि यह भेद सबको मालूम है। देख रहा भेद, भेद समझ रहे ना? घर का भेदी लंका ढा है, सुने लो ना? घर का भेदी लंका ढा है ना? नहीं तो रावण को राम थोड़ी मार पाते। हाँ, विभीषण ने क्या करे, मार दे ढोड़ी में, मार दे बाण, अबे मर जाएगा, उसका प्राण जो है ढोड़िए में बसा हुआ है। हाँ, तो घर का भेदी लंका ढा है। तो देखो क्या कह रहा है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। ऐसे देखिएगा, लोग कहता है कि आई एम ओपन बुक, मैं खुली किताब हूं, मतलब मेरे बारे में सब लोग जानता है। हाँ, तो ही कह रहा है कि यह भेद सबको मालूम है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो देखो तो यहाँ पर इट लगा, आश्चर्य है, ठीक है ना? इट्स सरप्राइजिंग, आश्चर्य है, ये कैसे हो गया? हाँ, दुख है, इट्स सैड, हाँ दुख है, कैसे हो गया अचानक, बोलते हैं ना, इट्स सैड, इट्स सरप्राइजिंग। आगे देखो, यह दुख की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ सॉरो, बड़ी दुख की बात है। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सॉरो, बड़ी दुख की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो। समझ में आ रही है? तो इट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? ये स्पोकन के वर्ड है बेटा, सेंटेंस है जो धड़ल्ले यूज होते हैं, जिसको आपको सीखना है। ठीक है ना बेटा? तब इंग्लिश आप बोल पाएंगे। हाँ, एकदम समंदर की तरह है वो, एक थोड़ी है। देखो, यह अफसोस की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ रिग्रेट, इट का प्रयोग हुआ, यह खुशी के बीच एक खतरा है, यह खुशी के बीच एक खतरा है। खुशी माने लड़की का नाम नहीं, जैसे बेटा समझो, राम को पता था कि सुबह में हमको मुकुट मिलेगा, हम अयोध्या का राजा बनेंगे, है ना? आज सुबह होने से पहले ही मैसेज चला गया कि अब 14 साल के वनवास चलो। सोचो तो हुआ ना कि यह अफसोस की बात नहीं है, यहाँ यह खुशी के बीच एक खतरा है। माने खुशी तो उनको थी कि हम मुकुट मिलेगा, राजा बनेंगे, तब तक बीच में एगो पेच घुस गया कि ले 14 साल के वनवास चल। समझ में आ रही है? तो देखो तो क्या कहेंगे, इट्स लाइक अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस। समझ में आ रही है? तो देखो तो बेटा, इट का प्रयोग हुआ, ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि यह बात सत्य है, इट्स फैक्ट, कहते ना यह बात सत्य है, इट्स फैक्ट दैट यू आर गिल्टी। ठीक है? देखो कह रहे हैं कि यह झूठी बात है, इट्स फॉल्स। हाँ, यह तो बुरी बात है, इट्स बैड, यह बहुत बुरी बात है, इट्स वेरी बैड। होगा ना जी? हाँ, देख, इट्स बैड थिंग्स। तो यहाँ इट का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? तो ये सारे सेंटेंस आपको बेटा रटना है, तब मस्त इंग्लिश बोलिएगा। देखो तो यहाँ बेटा क्या कर रहा है, यह तो बड़ी बात है, तो क्या कहें, इट्स अ सीरियस मैटर। नहीं कहता यह तो बड़ी बात है भाई, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, तो वेरी लगा देंगे, बड़ी बहुत बड़ी बात आ जाएगा तो। ठीक है ना? देखो क्या कर रहा है कि यह अजीब बात है। हाँ, कि सुबह में पैसा दिया, 2 घंटे के बाद फोन कर रहा है कि लौटा दो, यह अजीब बात है, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। तो क्या कहेंगे, इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। करे कि यह तो बड़ी भूल है, माने बहुत बड़ी गलती है, इट्स अ बैड ब्लंडर या इट्स अ ग्रॉस मिस्टेक। देखो तो ईट का प्रयोग हुआ, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यह तो बड़ी भूल है, माने बहुत बड़ी गलती है। समझ में आ रही है? हो रहा है कि नहीं? अब खुद से सोचो कि ईट का प्रयोग यहाँ पर समंदर की तरह है कि नहीं है? है? वेरी गुड। और भी सेंटेंसेस कुछ है, देख लेते हैं बेटा। हाँ, इट्स अ बैड मिस्टेक, करे कि यह बड़ी, ठीक है ना, समस्या है। ठीक है ना? कहते ना कि देश के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है, समाज के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे, हाँ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिफोर द नेशन।
इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिफोर मी, बिफोर माने होता है के सामने, कहेंगे हाँ ये मेरे पापा के सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या कहेंगे, इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिफोर माई फादर, या बिग के जगह पर सीरियस भी कह सकते हैं कि इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब देखो कह रहा है कि प्रतीत होता है या लगता है, ठीक है, क्या कहते हैं कि लगता है कि आज बारिश होगी, तो क्या कहेंगे, इट सिम्स या इट एपियर्स, दोनों सही है। आज बारिश होगी या आज बारिश हो सकती है, लगता है आज बारिश हो सकती है, तो कहेंगे इट सिम्स इट मे रेन। वैसे इट मे रेन का ही मतलब होता है कि वर्षा हो सकती है, ठीक है। चल कह रहे कि यह बात उसे नहीं सूझी, सूझी ना, अरे उनका सूझवे ना कोई पल्ले पड़ना, तो क्या कहेंगे, इट डिडंट ऑकर टू हिज माइंड। तो यहाँ पर ईट का प्रयोग हुआ कि नहीं, हमको ईट से मतलब है बेटा, और लग रहा है कि ये सेंटेंस अगर आपके लाइफ में डेली यूज होता है तो इसको रट्टा मार लेना है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट दूसरा तरीका नहीं। कोई दिक्कत? हाँ ध्यान दो बेटा, कह रहा है कि यह निशाने से बहुत दूर है, निशाने से हाँ बहुत दूर है, क्या बेटा, हाँ निशाने से जो है ध्यान दो बेटा, क्या कर रहे हैं कि यह निशाने से बहुत दूर है। देख रहे हैं ना, आज जो है कौन है, बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई एकदम सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है, बाबा सिद्दीकी को जो है गोली मरवा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं ना कि यह निशाने से बहुत दूर है, तो क्या कहेंगे, इट्स वेरी वाइड ऑफ द मार्क, टारगेट, समझ में रही है। चलो करे कि यह मूर्खतापूर्ण, ठीक है ना, साहसिक कार्य है, तो मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण मतलब मैंने बेवकूफ़ी वाला साहस काम है, ठीक है ना। अब जैसे मान लें कि आप चढ़ जाइए छत पर, 5 ताले पर, 10 ताले पर, आज जाकर ऊपर से कूद जाइए, आप कहिए कि बड़ी हिम्मत वाला काम करिए, अरे हिम्मत वाला थोड़ी है, तो बेवकूफ़ी वाली काम है ना, क्योंकि पता नहीं कूदेंगे तो मरेंगे। तो वही कह रहा है कि ठीक है ना, कि यह मूर्खतापूर्ण साहसिक कार्य है, ऐसे बोलते होंगे, तो इंग्लिश रट लीजिएगा कि इट्स अ विल्ड गूज चेस। उसके बाद कह रहे कि आज रात वर्षा हो सकती है, तो क्या कहें, इट्स गोइंग टू रेन टू नाइट, हाँ, या इट मे रेन टू नाइट, तो इट मे रेन टू नाइट ये भी सही है, या इट्स गोइंग टू रेन टू नाइट ये भी सही है। हमको मतलब है ईट लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना ईट का प्रयोग, वेरी गुड, कोई दिक्कत, मतलब क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर। चलो बेटा, अब मैं बता दूं बेटा कि मैं रोज तुमसे कहाँ मिलूंगा, हाँ, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब पर आइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको बेहतरीन कोर्स मिलेगा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, फैमिली यानी कि परिवार, इंग्लिश सीखे माने अंग्रेजी बोलना सीखे, तो अकेले नहीं सीखे, फैमिली पैक है, पूरे परिवार को सिखाएं, क्योंकि बिना माहौल के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि माहौल में ताकत होती है, तो परिवार के सब लोग जब इंग्लिश सीखेगा तब लोग जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। अब मान लो कि परिवार में 10 आदमी है और 9 आदमी भोजपुरी बोलता है, या 9 आदमी हिंदी बोलता है, या 9 आदमी मराठी बोलता है, 9 आदमी जो है बंगाली बोलता है, और एक आदमी उसमें इंग्लिश सीखने के लिए सीखना चाहता है, तो दिक्कत होगी ना। और 10 आदमी अगर जो है इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहता है, 10 आदमी चाहता है कि हम लोग इंग्लिश बोलना सीखे, तो एकदम चुटकी बजा के इंग्लिश सीखेगा कि नहीं, क्योंकि माहौल मिल जाएगा, और जिसको माहौल मिल जाएगा उसको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि माहौल में बहुत ताकत होती है, हमें गाली तक सिखा देती है। गाली हम कहाँ सीखें, माहौल से सीखें, क्योंकि गाली के लिए कोई स्कूल नहीं चलता है, कोई कोचिंग नहीं चलता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलता है, कोई माँ बाप गाली नहीं सिखाता है, ना कोई टीचर सिखाता है,
हाँ, मेरे घर हो रहा था तो मेरा पड़ोसी सीख गया, अब मेरे पड़ोसी के घर हो रहा था तो मैं सीख गया। मतलब ये ऑटोमेटिक हम लोग सीख जाते हैं माहौल से। तो इसलिए आपके फैमिली में यानी कि परिवार में इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, जो मैं देने जा रहा हूं। आप ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, और मेरे साथ नारा लगाइए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, है ना बेटा? और सेकंड बैच वेट कर रहा है, हम लोग को क्लास ओवर करना चाहिए, है ना? जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.